नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तरना डिफेंस एकेडमी चैनल पे स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि फ़र्स्ट टाइम आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, आपको जो है क्लास का डेली अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम डेली टेस्ट सीरीज़ लेके आते हैं, तो आज भी हम एक नई टेस्ट सीरीज़ करेंगे। तो और उससे पहले आप सभी अपना नोटबुक लेके बैठ जाइए, क्योंकि सभी को अपने आप को जज करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो हमारा टेस्ट पेपर की जो है वो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जीके का क्वेश्चन है। सुगोली की संधि किस वर्ष हुई थी? बताइए, 1810 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में या 1857 ईस्वी में। तो सुगोली की जो संधि है, सबसे पहले तो ये बताइए ये संधि किन देशों के बीच में, किन के बीच में हुई थी? तो ये सुगोली की संधि जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की जो गोरखा राजशाही है, उन्होंने इस संधि पे जो है वो हस्ताक्षर किए थे। तो ये जो है वो 2 साल तक लंबा युद्ध चला था। 2 साल तक लंबा युद्ध चला था किसके बीच में? ब्रिटिश और नेपाल के बीच में। तो ब्रिटिश और नेपाली जो युद्ध है उसको ख़त्म करने के लिए 1816 ईस्वी के अंदर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में क्या हुआ था? ये संधि हुई थी। गोरखा जो राजशाही था उन्होंने इस पे हस्ताक्षर किया था। तो 1816 ईस्वी में ये संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, नैनार किस संप्रदाय से संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय, शिव संप्रदाय, जैन संप्रदाय या भागवत संप्रदाय। तो नैनार जो थे वो आपके शिव संप्रदाय से संबंधित थे। कौन से संप्रदाय से? ऑप्शन नंबर बी, शिव संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? बताइए, जापान को, स्विट्जरलैंड को, नॉर्वे को या इनमें से कोई नहीं। तो आधी रात का जो सूरज है वो आपका नॉर्वे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नॉर्वे को आपका मिडनाइट सन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि 1 अप्रैल 1955 को, 1 अप्रैल 1955 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? बताइए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे 1 अप्रैल 1955 को? प्रणात थापर, जयंतनाथ चौधरी, राजेंद्र सिंह जी जडेजा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। बताइए कौन थे आपके आर्मी जो स्टाफ थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र सिंह जी जडेजा जो थे वो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, NEFT का विस्तारित रूप क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल एक्सचेंज फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रिब्यूनल। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा NEFT का। आप बताइए, गैस कीजिए, आपको सारा ही सेम सा लग रहा होगा, नेशनल एक्सचेंज फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रिब्यूनल, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 1930 में कहाँ आयोजित किए गए थे? बताइए, लंदन में, सिडनी में, हैमिल्टन में या मेलबर्न में। तो पहले जो राष्ट्रमंडल खेल हैं आपके 1930 में, वो आपका हैमिल्टन में आयोजित किए गए थे। अब हैमिल्टन जो है वो कहाँ पे? आपका कनाडा में है। हैमिल्टन क्या है? कनाडा में है। तो आपका अगर कनाडा भी आता है, हैमिल्टन नहीं आता, तो उसको आप करेक्ट आंसर कर देना। ठीक है, कनाडा में हैमिल्टन में आयोजित किए गए थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न में से कौन सा वीरता का सर्वोच्च अलंकरण है जो विशेष बहादुरी या साहसपूर्ण वीरता का काम करने या दुश्मन के सामने आत्म बलिदान करने पर दिया जाता है? बताइए कौन सा है? वीर चक्र दिया जाता है, महावीर चक्र दिया जाता है, परमवीर चक्र दिया जाता है, अशोक चक्र दिया जाता है।
बताइए कौन सा पुरस्कार, कौन सा चक्र जो है वो दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परमवीर चक्र। ठीक है, वीरता का सर्वोच्च अलंकरण जो है वो क्या है आपका, परमवीर चक्र। बहादुरी और साहस, आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राष्ट्रीय आय क्या है? बाजार मूल्य पर निबल राष्ट्रीय उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निबल देशीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निबल देशीय उत्पाद। तो बताइए नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय जो है वो क्या है? तो वो हो जाएगी आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उस पे जो निबल राष्ट्रीय उत्पाद है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो थे वो आपके कौन हैं? वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये कब थे? ये जो थे वो जब जवाहरलाल नेहरू क्या थे आपके, जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उनके कैबिनेट में ये क्या थे, गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो उस समय ये कौन थे, उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? रामेश्वरम द्वीप भारत और किस देश के मध्य में स्थित है? बताइए। पाकिस्तान के, चीन के, नेपाल के या श्रीलंका के? तो रामेश्वरम द्वीप जो है वो आपके भारत और श्रीलंका देश के मध्य में स्थित है। किसका? भारत और श्रीलंका देश के मध्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विटामिन डी की खोज किसने की थी? बताइए। लैंडस्टीनर ने, फिनेल ने, हॉपकिंस ने या बेंटिंग ने? तो बताइए विटामिन डी की जो खोज है वो आपकी किसने की थी? तो वो जो है वो आपकी की थी हॉपकिंस ने। हॉपकिंस ने कब की थी? 1912 में। हॉपकिंस ने कब की थी? 1912 में हॉपकिंस ने की थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, वैश्ववरिया समिति या सिंघवी समिति? तो आपकी जो पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन जो है वो आपका किया था, ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय समिति। कौन सी? ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय समिति। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है आपका, निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में कौन सा नहीं है? तो देखिए इंटरनेशनल दूरसंचार पोस्ट ऑफिस जो कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन संघ है वो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सार्वभौमिक डाक पोस्टल कॉरपोरेशन, WTO, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो बताइए कौन सा स्विट्जरलैंड जेनेवा में नहीं है? तो आपका WTO है, आपने पढ़ा है। ठीक है, आपका CB है। सी, निम्न में से कौन सा मुख्यालय जेनेवा? ओ, आपका जो देखो सेकंड नंबर जो है अंतर्राष्ट्रीय संचार दूरसंचार, ये आपका इसमें जिनेवा में ही है। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर जो श्रम संगठन है वो भी है। जो ऑप्शन नंबर सी है सार्वभौमिक डाक संघ, ठीक है, सार्वभौमिक डाक संघ जो है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में नहीं है, वो स्विट्जरलैंड के बर्न में है। किस में है? स्विट्जरलैंड के है, स्विट्जरलैंड में ही, लेकिन वो बर्न में है, जिनेवा में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? मेरी तेरी उसकी बात, कितनी नावों में कितनी बार, नदी के द्वीप, अरे यायावर रहेगा याद? बताइए अज्ञेय जो है उनकी रचना कौन सी नहीं है? तो मेरी तेरी और उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात जो है वो अज्ञेय की नहीं है, बाकी तीनों जो है वो अज्ञेय की ही रचना
है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या बोलता है, उस्ताद अमजद अली खान विख्यात वादक हैं, बताइए किसके वो सितार वादक है, सरोद वादक है, वायलिन वादक है या तबला वादक है। तो उस्ताद अमजद अली खान जो है वो विख्यात आपके सरोद वादक हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपका जीके का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे साइंस की तरफ, ठीक है, जीएस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जीएस का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण जो है उसका मात्रक आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि हम हिमालय पर्वत पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं, वहाँ पे हमें सांस नहीं आती, क्यों? पहाड़ों पर बहुत ठंड है इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम है इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, पहाड़ों पर वायु का घनत्व उच्च है इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम हिमालय पर्वत पर चढ़ते हैं तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पहाड़ों पर वायु का जो घनत्व है वो बहुत कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन की जो वैल्यू है, जो मात्रा है, वो कम होती चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। किस तापमान पे जल का घनत्व जो है वो अधिकतम हाईएस्ट होता है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, ताप युग्म थर्मोस्केल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पेलियंटर प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सीबेक प्रभाव या गति के तृतीय नियम, बताइए। तो ताप युग्म जो थर्मामीटर है वो आपको सीबेक प्रभाव पे काम करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या बोलता है कि सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल जो आइज़ है उसके लिए सुस्पष्ट दृष्टि, एकदम क्लियर दृष्टि अगर हमें दिखे, उसकी जो मिनिमम दूरी है, डिस्टेंस है, वो आपकी क्या है, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन, एक अल्फा कण, हाइड्रोजन आयन, एक बीटा कण, बताइए इलेक्ट्रॉन आपका क्या है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोलते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, एक बीटा कण है। क्या है, बीटा कण है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या बोलता है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है, बताइए कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व आपका मौजूद रहता है, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन या फास्फोरस। तो कार्बनिक यौगिक जो है, कार्बनिक यौगिक, उसके अंदर आपका कार्बन मौजूद रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन। ठीक है, अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। वो बोलता है आपका कि साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है, अप्रभावित रहता है, घट जाता है या समाप्त हो जाता है। तो साबुन को जल में घोलने पे जल का जो पृष्ठ तनाव है वो आपका घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है, सोना, प्लेटिनम, लोहा या टंगस्टन, बताइए। तो सर्वाधिक जो कठोर धातु है वो है आपकी प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
प्लेटिनम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युग्मकों की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने, रदरफोर्ड ने, मेंडल ने या मैंडलिफ ने? बताइए, युग्मकों की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था आपका ऑप्शन नंबर बी, युग्मकों की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेंडल। युग्मकों की शुद्धता के नियम जो है वो किसने किया था? मेंडल ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख, गला, यकृत, अग्नाशय। तो आपका जो डिप्थीरिया रोग है उससे आपका गला जो है वो प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? पनीर में, मछली में, मक्खन में या इन सभी में? बताइए किसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो पाया जाता है? तो आपका पनीर में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, मछली में भी, मक्खन में भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेत्र गोलक किसकी मांसपेशियों के सेट द्वारा संचालित होता है? 4, 6, 8, 10। तो नेत्र गोलक जो है वो आपका 6 मांसपेशियों के सेट द्वारा संचालित होता है, मतलब वो चालू होता है, संचालित होता है उसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? भ्रूणपोष व भ्रूण, बीजपत्र, मांसल पुष्पासन या रसदार रोम? बताइए सेब का कौन सा भाग जो है वो खाने के योग्य है? तो मांसल पुष्पासन जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका खाने योग्य होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? अब आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो गई है तो हम रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? बताइए 2004, 2008, 2012। तो आप ये पहले तो मेरे को ये बताइए लीप ईयर कौन सा होता है? तो जिसके अंदर आपका 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है वो ईयर आपकी लीप ईयर होती है। ठीक है, तो इन सभी में आपका 4 का भाग चला जाएगा। तो क्योंकि हर 4 साल के बाद में आपकी एक लीप ईयर आती है, हर चौथे साल में लीप ईयर होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें सब में 4 का डिवाइड जाएगा तो ये लीप ईयर हो जाएंगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक आएगा? तो देखो 12, 34, आपको एक अंक बताना आगे का कौन सा आएगा। तो 12, 34, 23, 45, 34, 56 और 45, 67। तो देखो 1, 2, 3, 4, तो आगे का आपका क्या आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा? 5। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। आपको आगे का एक ही बताना था, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 39 विद्यार्थियों की कक्षा में विजय शंकर से आगे 7 रैंक पर है। यदि शंकर की रैंक अंतिम से 17वीं हो तो बताएं कि विजय की आरंभ से रैंक कितनी होगी। तो देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 39, उसमें अंतिम से मतलब यहाँ से जो शंकर की रैंक है वो 17वीं है। तो अब ये बोल रहे कक्षा में विजय शंकर से आगे 7, इससे आगे बैठा है। तो अगर आप इसमें 17 में 7 जोड़ दो, तो अगर आप 17 में क्या करो 7 जोड़ दो, 7 और 7 14 और 2 1 और 2, तो ये 24वें नंबर पे हो जाएगा, मतलब पीछे से, क्योंकि इससे आगे बैठा है। तो अब आप क्या करोगे 39 में आपको विजय की आरंभ से रैंक पूछी है, तो आप क्या करोगे इसमें, या तो 39 में आप क्या करो इसको काट दो, 23 लेस कर दो या 24 लेस करके और आप एक ऐड कर दो। आप देखो इसमें से इसकी तो पोजीशन पूछी है तो हम 23 लेस कर देंगे। 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1, तो हमें ऐड लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ भी। तो 16 नंबर, तो विजय की आरंभ से रैंक कितनी हो गई? 16 नंबर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। कुम्हार, धोबी, जुलाहा, डॉक्टर। तो देखो अलग कौन सा है, कुम्हार, धोबी, जुलाहा, ये सब अपने क्या है, जाति से काम करते हैं। धोबी जो है वो धोबी उसकी मतलब जाति होती है तो वो काम करते हैं, लेकिन डॉक्टर जो है वो कोई जाति से काम नहीं करता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें अलग हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, अगला है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। नैनीताल, उत्तराखंड, मुन्नार। तो आपका नैनीताल जैसे उत्तराखंड में है, कौन से स्टेट में है, उत्तराखंड में है, वैसे ही मुन्नार आपके कौन से स्टेट में हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका केरल में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है आपको 1 2 3 4 5 में अंक 3 का आपको स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और अंकित मान, फेस वैल्यू का अंतर बताना है। तो आपको 3 का जो प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू तो मैंने हमेशा बता रखी है, कौन सी इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 3 इंटू आप 100 करोगे तो इसलिए 300 हो जाएगा। और फेस वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू हो जाएगी 3। अब 300 में से 3 घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, 297। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 297। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको इसको एडिशन करना है। आपका क्या है, ये बार दे दिया, तो ये हमने आपको बता रखा है। पॉइंट वाले जो हैं इनको क्या कर लो, यहाँ पे ऐड कर लो, 3 और 2 5। अब हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे हमारे आगे के क्वेश्चन को। तो देखो 47 दो संख्या के नीचे बार है तो 99। नेक्स्ट ले लेंगे, 3 ऐड ही कर लिया हमने, ये 53 दो संख्या के नीचे बार है, ऊपर बार है 99। अब यहाँ पे भी 0.05 दो संख्या के नीचे बार है 99। ठीक है, अब देखो 5 प्लस आप इनका अलग, इनका एलसीएम लोगे तो सेम ही आएगा ना, तो इन तीनों को ऐड कर लो। 7 3 10 और 5 15, 5 4 9 और 10, 105 डिवाइड बाय 99। ठीक है, अब क्या करोगे आप, देखो अब आप 5 पॉइंट, अब इसको आपने क्या किया, ऐड किया। अब अगर देखो आप, अब इसको सोल्व कर लो। देखो 5 प्लस 99, 1 जा 99, अब यहाँ पे कितना बच गया, 699, यही आएगा ना। तो अब देखो 5 और 1 6 प्लस 699। अब आप 699 में क्या कर लो, डिवाइड कर दो। तो देखो 6 प्लस, अब देखो इसमें दोगे, 2 जीरो लगाओगे, तो 2 जीरो लगाओगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका, 0.0 आएगा ना, 0.0। अब देखो अब कितनी बार जाएगा ये, 6 बार। कितनी बार जाएगा, 6 बार। देखो 99 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 54 और 5 59। अब देखो ये कितना आया, 6। अब इसमें से आप घटाओगे 594 को, 600 में से वापस 6 बचेंगे तो वापस वही चीज़ रिपीट होगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6.06 था ना, 0.06। ठीक है, तो 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका a की पावर 1/3 इज इक्वल टू बी। तो आप हमेशा जब भी यहाँ से यहाँ जाता है तो बटे में जाता है, तो ये बटा दूर हो जाएगा, b की पावर 3। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग कितना होता है। तो समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग जो है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसका मान 2 होता है। साइन 30, साइन सेक 60, कोसेक 30। तो सेक 60 और कोसेक 30 दोनों का ही मान आपका क्या होता है,
मान 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। 42 को आप देखो किस तरह से सोल्व करेंगे। देखो 3/4 इंटू 2 दूनी 4 और 5/2, इसको एक बार ऐसे ही लिख लो, ठीक है। अब देखो ये बटे में इसको सोल्व कर 8 एकम 8, 9/1 सॉरी 9/8। अब देखो 3 तिया 9 और 10/3। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो अब ले लो आप 3 5 15, 4 दूनी 8। अब देखो डिवाइड में है, ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 8 तिया 24 और 9 दाएँ 90। तो देखो 15 छिका 90 और 8 तिया 24, 3 दूनी 6। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/2। आंसर क्या आ जाएगा 1/2 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है, 36 और 81 का आपको HCF बताना है आपको, ठीक है, महत्तम समावर्त्य बताना है। तो आपका देखो आप 9 से दोनों कट रहे हैं, 9 चौके 36 और 9 9 81, अब कट रहे हैं नहीं कट रहे, तो आपका HCF क्या आ जाएगा 9 ही हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? नो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x = 16% = 0.008। अब इसको पॉइंट हटाते हैं, 3 जीरो लगाते हैं, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 दूनी 16। अब x = क्या हो गया 1/20। अब आप इसमें जब जीरो पॉइंट लगाओगे 1 10, 1 जीरो और लगानी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि भाग नहीं जा रहा, तो उसके लिए हमें जीरो और लगानी पड़ेगी, और 20 5 100। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.05। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पुस्तक 120 रुपये में खरीदी गई एवं 20% के लाभ पे बेची गई तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसकी सेल प्राइस निकालनी है हमें। 120 में खरीदी थी और 20% उस पर प्रॉफिट हुआ, तो हमें सेल प्राइस देखनी है। 0 से 0 गया, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे आपका क्या आएगा 144। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 144, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 संख्याओं का औसत 10 है, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 11 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो 3 संख्याओं का एवरेज आपका क्या है 10 है, तो 10 × 3 = 30। पहली 2 संख्याओं का एवरेज कितना है 11, 11 × 2 = 22। तो तीसरी संख्या आपकी क्या बच गई 8। ऑप्शन नंबर 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √18। तो देखो √18 को आप क्या लिख सकते हो 9 × 2। अब √50 को आप क्या लिख सकते हो 25 × 2। अब √9 का क्या हो जाएगा 3। अब 2 और 2 रूट का क्या हो जाएगा 1 2, और 25 का क्या हो जाएगा 5। तो 3 दूनी 6 और 6 5 30। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 √5, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा आपका, कितने समय में 50 का मिश्र धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज द्वारा 55 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 50 का 4% कितना हो जाएगा आपका, ये कितना लग रहा है 2 रुपये 1 साल का लग रहा है, तो आपका 5 ब्याज है, तो 2 इसमें भाग दोगे आपका कितना आएगा 2.5, मतलब कितने साल का ब्याज है 2.5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि
2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। तो a b c बराबर हैं। तो देखो a b c किसके बराबर हो जाएंगे, देखो 2a, मैं एक बता देती हूँ आपको, 2a इज इक्वल टू k रखोगे तो आप a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k अपॉन 2। तो ऐसे ही तीनों को मान सकते हैं ना हम, यहाँ पे आ जाएगा k अपॉन 2, यहाँ आ जाएगा आपका k अपॉन 3 और यहाँ आ जाएगा k अपॉन 4, c बराबर। अब आप इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। तो 2 6 12, 3 चौके 12 और 4 तिये 12, 6 4 और 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी सी आपका कितना आ जाएगा 6 4 3। ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 80 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 8 सेकंड में पार करती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो देखो 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 8 सेकंड में, तो ये कितना आ जाएगा, 8 दाएं 80, 10 इंटू आप उसकी चाल कितनी हो जाएगी 18/5, क्योंकि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो 5 दूनी 10, तो 18 दूनी 36, उसकी चाल क्या हो जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। सभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, और अपना बेस्ट देने की ट्राई कीजिए। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।